ये लड़का पड़ोस की मासूम सी लड़की को चुपके चुपके देखने का मजा लेता था। शुरुआत में उसे बहुत मजा आता, लेकिन एक दिन जब वो उसे देख रहा था तभी उसकी नजर पड़ोस में रहने वाले उस बूढ़े आदमी पर गई, जिसके घर अक्सर लड़कियां जाती थीं, मगर कभी वापस लौट कर नहीं आई। और अचानक उस आदमी ने उसे ये सब करते हुए देख लिया। उसी पल ये लड़का सबसे खतरनाक मुसीबत में फंस गया। असल में कहानी शुरू हुई थी कैल नाम के उस लड़के से, जो अपने पिता डैनियल के साथ झील के किनारे मछली पकड़ रहा था। दोनों बाप बेटे जिंदगी में बेहद खुश थे। मछली पकड़ने के बाद दोनों कार से घर लौट रहे थे। डैनियल रास्ते भर अपनी पत्नी से फोन पर बातें कर रहा था, मजाक में बता रहा था कि कैसे उसके बेटे ने बढ़िया मछली पकड़ी। कैल हंस रहा था। तभी अचानक एक कार तेजी से उनकी गाड़ी के आगे कट मारती हुई गुजरी। ड्राइवर ने किसी तरह कंट्रोल संभाला, लेकिन सामने सड़क पर पहले से एक गाड़ी खड़ी थी। कैल को ब्रेक लगाने का वक्त ही नहीं मिला। उनकी कार उस गाड़ी से टकराई और पलट गई। कैल ने आंखें खोली तो खुद को जख्मी पाया। उसने तुरंत अपने पिता की तरफ देखा। डैनियल भी जख्मी था, लेकिन होश में लग रहा था। दोनों किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक आकर पूरी ताकत से कार के उसी हिस्से में भिड़ गया जहां डैनियल मौजूद था। कैल किसी तरह बाहर निकला और संभालते हुए अपने पिता तक पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डैनियल की सांसें थम चुकी थीं और कैल की दुनिया जैसे उसी पल बिखर गई। कुछ महीनों बाद कैल अपनी स्पेनिश क्लास में बैठा दिखा। उसका सिर झुका हुआ था और वो गहरी नींद में चला गया। तभी सर ने गुस्से में बोर्ड का इरेजर उठाकर सीधे उसकी तरफ फेंका। कैल झटके से उठ गया। सर ने सख्त आवाज में कहा, खड़े हो और अपनी प्रेजेंटेशन दो। कैल हड़बड़ाकर खड़ा हुआ, मगर उसके शब्द उलझ गए। वो कुछ भी ढंग से बोल नहीं पाया। क्लास हंस पड़ी। सर ने उसे अपमानित करना शुरू कर दिया और आखिर में ताना मारा, तुम्हारा बाप जिंदा होता तो सोचता कि उसका बेटा कितना निकम्मा निकला। ये शब्द जैसे कैल के दिल को चीर गए। 1 साल से दबा हुआ गम और गुस्सा अचानक फूट पड़ा। कैल ने वहीं क्लास के बीच अपने टीचर पर मुक्का जड़ दिया। मामला सीधे कोर्ट तक पहुंचा। कैल और उसकी मां जज के सामने बैठे थे। जज को उसके पिता की मौत के बारे में सब मालूम था। उसने कैल की आंखों में वो दर्द देखा और उसे जेल नहीं भेजा। उसकी जगह सजा सुनाई, 3 महीने का हाउस अरेस्ट। मतलब पूरी गर्मियों की छुट्टियां अब सिर्फ घर की 4 दीवारों में कैद होकर काटनी थीं। अगले दिन 2 पुलिस ऑफिसर उसके घर आए। उन्होंने कैल की टांग पर एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट बांध दिया। ये डिवाइस जीपीएस से जुड़ा था। इसके चारों तरफ 100 मीटर का दायरा तय किया गया था। अगर वो इस दायरे से बाहर गया तो तुरंत पुलिस को मैसेज चला जाएगा। पुलिस ऑफिसर ने समझाया, अगर 10 सेकंड से ज्यादा बाहर रुके तो सीधा पुलिस दरवाजे पर होगी, और अगर डिवाइस छेड़ने की कोशिश की तो हाल और बुरा होगा। कैल ने सिर झुका लिया। उसकी माँ सारा पेपरवर्क निपटा रही थी। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसे सजा दे दी हो। घर की कैद के पहले कुछ दिन कैल के लिए नर्क जैसे थे। सुबह से शाम तक वही दीवारें, वही बोरियत और वही अकेलापन। शुरुआत में तो उसने वीडियो गेम्स और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन से टाइम पास करना चाहा, लेकिन उसकी माँ ने गुस्से में सब काट दिए। इंटरनेट बंद, टीवी का केबल तक निकाल दिया। कुछ दिनों बाद वो चेयर पर बैठा सुस्त हो रहा था। तभी सड़क पर नए पड़ोसी घर में शिफ्ट हो रहे थे, जिनकी आवाज से वो उन्हें देखने लगा। केल की आंखों में थोड़ी हलचल आई जब उसने ध्यान से देखा। एक लड़की घर से बाहर आई, जिससे देख केल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसका नाम था आशले। लेकिन उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। केल ने दरवाजा खोला तो देखा सीढ़ियों पर जलता हुआ पेपर बैग पड़ा था। उसने जल्दी से पैर से बुझाया और तभी समझ आया ये कोई मजाक नहीं, बल्कि कुत्ते की पॉटी थी। गुस्से में वो उन बच्चों के पीछे भागा जिन्होंने ये सब किया था, मगर तभी उसकी नजर अपने ब्रेसलेट पर गई। लाइट रेड फ्लैश करने लगी। उसके पास बस 10 सेकंड थे। केल मुड़कर घर की तरफ भागा। जैसे तैसे समय पर घर के अंदर घुसा, लेकिन तब तक पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर आ चुकी थी। ऑफिसर्स ने उसे चेतावनी दी, अगली बार माफी नहीं मिलेगी। तभी उसने देखा आशले अपने घर से बाहर खड़ी उसे देख रही थी। केल ने नजरें फेर ली। उस दिन केल ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने घर के चारों ओर धागे और रस्सियों से एक नकली बैरियर बना लिया, ताकि उसे याद रहे कि उसका दायरा कहां तक है। तभी कैल ने देखा आशले घर लौट आई थी। उसे देखते ही कैल घबरा गया और जल्दी से अंदर भागा, लेकिन उसके कदम सीधे अपने कमरे की खिड़की तक ले गए। वहां से उसकी नजर आशले के कमरे पर पड़ी, जहां वो कपड़े बदल रही थी। कैल की आंखें ठहर गईं और एक अजीब सा रोमांच उसके अंदर उतर आया। उस रात केल फिर से खिड़की के पास जा पहुंचा। उसकी नजर आशले के कमरे पर थी। वो अपनी रोज की एक्सरसाइज कर रही थी। तभी अचानक आशले की नजर सीधी उसकी खिड़की पर पड़ी। केल को लगा कि अंधेरे में वो उसे देख ही नहीं पाएगी, लेकिन आशले सब कुछ समझ चुकी थी। उसकी निगाहें कुछ पल वहीं ठहर गईं, मानो उसने कैल की इस हरकत को पकड़ लिया हो। अगली सुबह दरवाजे पर कोई आया। केल ने दरवाजा खोला तो सामने उसका पुराना दोस्त रोनी खड़ा था। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को मिस करने की बातें की। उसने रोनी को सब बताया, कैसे 3 महीने उसे ऐसे ही काटने थे।
फिर केल ने रोनी को अपनी असली टाइम पास एक्टिविटी दिखाई। उसने उसे दूरबीन पकड़ा दी और खिड़की से बाहर इशारा किया, देख ये है मेरी नई दुनिया। रोनी ने देखा सामने वाला पड़ोसी जो अपनी नौकरानी के साथ चुपके चुपके रोमांस कर रहा था, कोई और जो अपनी बेटी पर सख्ती बरत रहा था, और फिर आश्ले जो सीधे केल के दिल में उतर गई थी। रोनी ने मजाक में कहा, भाई तेरे पास तो नेटफ्लिक्स से भी बड़ी एंटरटेनमेंट है। केल हंस पड़ा, लेकिन यह हंसी धीरे धीरे एक जुनून में बदलने वाली थी। केल और रोनी की निगाहें अब सिर्फ एशली तक ही नहीं रहीं, उनका ध्यान धीरे धीरे एक और पड़ोसी पर गया। वो था रॉबर्ट टर्नर। टर्नर अकेला रहता था, हमेशा चुप सा। उसका घर भी अजीब सा सुनसान रहता। लेकिन एक रात केल ने टीवी पर न्यूज़ देखी, एक महिला की मिसिंग की, और पुलिस ने बताया कि शक उसी कार पर है, 1960 की फोर्ड मस्टैंग, जिसके आगे वाले हिस्से में डेंट पड़ा था। केल का दिल जोर से धड़का। ठीक वैसी ही कार टर्नर के घर के बाहर खड़ी थी। अब केल का शक पक्का होने लगा। अगली सुबह वो अखबार में और डिटेल्स पढ़ने लगा। 3 साल पहले टेक्सास में भी ऐसी ही हत्याएं हुई थीं। कई लड़कियों की लाशें मिली थीं, लेकिन कातिल कभी पकड़ा नहीं गया। केल ने रोनी को सब बताया। रोनी ने पहले मजाक उड़ाया, कभी कभी तेरा सपना बहुत खतरनाक हो जाता है। लेकिन फिर दोनों ने टर्नर के घर पर नजर रखना शुरू किया। उसी समय एशली के घर से कुछ आवाज आई। केल ने तुरंत दूरबीन उठाई और देखा, एशली गाने सुन रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली और पूल में नहाने चली गई। केल और रोनी दोनों दूरबीन से उसे देख रहे थे। तभी अचानक रोनी के हाथ से खिड़की पर जोर से आवाज हो गई। एशली ने चौंक कर ऊपर देखा और तुरंत समझ गई कि केल उसे देख रहा था। कुछ देर बाद केल के घर की डोरबेल बजी। दोनों की हालत खराब हो गई। डरते डरते केल ने दरवाजा खोला। सामने एशली खड़ी थी। उसने सीधा पूछा, क्या चल रहा है? केल ने घबराकर कहा, कुछ नहीं, हम बस ऊपर मस्ती कर रहे थे। एशली हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो फिर मैं भी साथ में मस्ती करती हूँ, और सीधे ऊपर चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर दूरबीन पर पड़ी। उसने केल को डांट दिया, तुम लोग मुझे भी देख रहे थे ना दूरबीन से? केल का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से सच छुपाया और कहा, नहीं, हम तो बस टर्नर को देख रहे थे। एशली ने जिज्ञासा में दूरबीन उठा ली और टर्नर के घर पर देखा। केल ने इशारा करते हुए कहा, देख उसकी मस्टैंग बिल्कुल वही जैसी न्यूज में दिखाई थी। लेकिन उसी पल टर्नर अपनी गाड़ी बाहर निकालता है, बिल्कुल नई और बिना डेंट की। एशली ने चौंक कर कहा, तो फिर तेरा शक गलत है। केल चुप रह गया, लेकिन उसके दिल की बेचैनी और भी बढ़ गई। अब एशली भी धीरे धीरे इस मिशन में शामिल हो चुकी थी। रात को तीनों ने जागने का प्लान बनाया। रोनी अपने अंकल से कुछ जासूसी वाले सामान लेकर आया, नाइट विजन कैमरे, वॉकी टॉकी, वायरलेस हेडफोन। उनके छोटे से कमरे में माहौल बिल्कुल जासूसी फिल्म जैसा लग रहा था। घंटों इंतजार करने के बाद टर्नर घर लौटा। उसके साथ एक औरत थी। वो दोनों वाइन पीते हुए बातें करने लगे। लेकिन कुछ मिनट बाद केल ने देखा, टर्नर ने अपने हाथ में चाकू उठाया और धीरे धीरे औरत के पीछे पहुंचा। केल का दिल थम गया। एशली ने भी सांस रोक ली, लेकिन अगले ही पल टर्नर ने उस चाकू से सिर्फ उस औरत के ड्रेस का प्राइस टैग काट दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझा कि ये डर बेवजह था। एशली हंस पड़ी और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। केल और एशली के बीच कुछ पल के लिए नजदीकियां भी बनने लगी, लेकिन तभी रोनी ने बीच में टांग अड़ा दी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए एशली अपने घर लौट गई। कुछ देर बाद केल ने फिर से दूरबीन उठाई। इस बार उसने देखा कि टर्नर उस औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। केल ने तुरंत कैमरा उठाया ताकि रिकॉर्ड कर सके, लेकिन गलती से फ्लैशलाइट ऑन हो गई। टर्नर का ध्यान सीधे उसकी खिड़की की तरफ गया। केल का दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से झुककर छुपने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद हिम्मत करके उसने फिर से दूरबीन से देखा और उसी पल उसकी रूह कांप गई। टर्नर सीधे उसकी खिड़की की तरफ देख रहा था। अब केल बुरी तरह फंस चुका था। कुछ दिन बाद एशली के घर पार्टी थी। केल अपनी खिड़की से उसे देख रहा था। उसने देखा एक लड़का एशली के करीब जाकर उसे गले लगा रहा था। केल के अंदर जलन की आग उठी। उसने गुस्से में म्यूजिक सिस्टम फुल वॉल्यूम पर बजा दिया ताकि पार्टी डिस्टर्ब हो। एशली गुस्से से उसके कमरे में आ गई। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? केल ने घबराकर कबूल किया, हाँ, मैं तुझे देखता था। मैं तेरी हर छोटी छोटी बात नोटिस करता था। तू जब हंसती है, जब रोती है, सब। एशली पहले तो हैरान हुई। उसे समझ नहीं आया कि ये थोड़ी अजीब बात थी या फिर रोमांटिक, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने कहा, शायद तू इतना भी बुरा नहीं है। और दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया। लेकिन इस रोमांस के बीच केल ने एक और खौफनाक चीज देखी। टर्नर अपने घर से एक बड़ा सा खून से लथपथ बैग खींचकर गैराज की तरफ ले जा रहा था। एशली और केल दोनों चौंक गए। ये कोई प्राइस टैग नहीं था, ये कुछ और ही खेल था। एशली और केल की आंखों के सामने वो खून से लथपथ बैग का मंजर अभी भी ताजा था। केल का शक अब डर में बदल चुका था। उसने कहा, हमें कुछ करना होगा। अगले दिन केल ने रोनी को बुलाया और उसे टर्नर के गैराज में झांकने के लिए कहा। रोनी कैमरा लेकर धीरे धीरे अंदर पहुंचा। जैसे ही इसने गैराज का शटर खोला, एक सड़ी हुई बदबू का तेज झोंका बाहर निकला। ऐसी बदबू जैसे किसी सड़ी हुई लाश की बदबू।
कोने में वही बड़ा सा बैग पड़ा था जिस पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। रॉनी ने धीरे से कैमरे में फुसफुसाया, ये कोई नॉर्मल बैग नहीं है, इसके अंदर कुछ छुपा है। लेकिन अगले ही पल गैराज का दरवाजा अपने आप नीचे गिरने लगा। रॉनी घबराकर अंदर भागा और अचानक कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। केल ने बैट उठाया और किसी की परवाह किए बिना बाहर भागा। लेकिन जैसे ही उसने टर्नर के घर में कदम रखा, पुलिस उसकी लोकेशन पर पहुंच गई। पुलिस ने केल को पकड़ा और तभी केल ने चीख कर कहा, उसकी गैराज में बॉडी है, चेक करो। पुलिस ने बैग खोला और पाया एक मरा हुआ हिरन। केल जो भी कह रहा था उसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ बेहद नाराज हुई और बोली, अब बस, कल कोर्ट में तेरी सुनवाई है। और गुस्से में टर्नर के घर माफी मांगने चली गई। इधर केल कमरे में बैठा था, तभी अचानक उसके अलमारी से रॉनी निकला। वो जिंदा था। भाई, मैं मरने का नाटक कर रहा था, केल ने गुस्से से कहा। तुझे अंदाजा है मैं किन हालात से गुजरा। लेकिन जब उन्होंने रॉनी के कैमरे का फुटेज देखा तो एक डरावनी सच्चाई सामने आई। फ्रेम में साफ दिख रहा था, टर्नर के घर के वेंटिलेशन में एक महिला की लाश पड़ी थी। केल का खून जम गया। उसकी माँ टर्नर के घर में फंस चुकी थी। टर्नर ने पहले उसकी माँ को बेहोश कर दिया। उसी वक्त नीचे से हल्की सी आवाज आई, फिर रॉनी पर बेसबॉल बैट से वार किया और अब उसकी नजर सीधे केल पर टिक गई। केल ने लैपटॉप की स्क्रीन में टर्नर की झलक देखी और खुद को दूसरी तरफ खींच लिया। अगले ही पल दोनों आमने सामने खड़े थे। टर्नर ने उसकी गर्दन पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारा। मैं तुझे फंसाकर सबको यकीन दिला दूंगा कि ये सब तूने किया। केल ने पूरी ताकत लगाई, उसे धक्का दिया और भागने लगा। एशली भी आ चुकी थी। उसने केल को बचाने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर टर्नर को सीढ़ियों से गिराया और दरवाजा बंद कर खुद को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन टर्नर कोई आम आदमी नहीं था। उसने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ डाला। केल और एशली ने खिड़की से छलांग लगाई और पूल में कूदकर जान बचाई। केल अब किसी भी हालत में अपनी माँ को बचाना चाहता था। वो सीधे टर्नर के घर घुसा। अंदर जाकर उसने एक छिपा हुआ कमरा देखा जहाँ मेडिकल टेबल, वॉलेट और कई सामान बिखरा पड़ा था। दीवार के पीछे से अजीब आवाजें आ रही थीं। केल ने जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुला। अंदर उसकी माँ बंधी हुई थी। जैसे ही उसने रस्सियां काटी, टर्नर पीछे से आ गया। उसने केल को दीवार पर पटक दिया, चाकू उसके गले पर रखा। लेकिन तभी माँ ने पास पड़ी स्क्रूड्राइवर उठाई और टर्नर के पैर में घोंप दी। केल ने मौका पाकर पास रखा खंजर उठाया और पूरी ताकत से टर्नर के पेट में घुसा दिया। टर्नर दर्द से चीखा और पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसके पैरों के नीचे से लकड़ी का फर्श टूटा और वो नीचे बने गड्ढे में जा गिरा, जहाँ कीचड़ और सड़ी हुई लाशें पड़ी थी। उसकी चीख वहीं दब गई। कहानी का असली राक्षस हमेशा के लिए मिट चुका था। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही पुलिस की गाड़ियां टर्नर के घर पर आ गईं। अंदर का हर सबूत इस बात की गवाही दे रहा था कि केल सही था। मिसिंग लोगों की लिस्ट, उनका सामान और वो खौफनाक कमरे। केल और उसकी माँ जिंदा बाहर निकले थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी डर की परछाइयां थीं। कुछ दिन बाद पुलिस ने केल को समझाया, तुम्हारा बर्ताव हाल ही में अच्छा रहा है, तुम्हें अब आजाद किया जाता है। वो हल्की मुस्कान के साथ बाहर निकला। उसका पहला कदम एशली के यार्ड की तरफ था। एशली उसे देख मुस्कुराई। केल ने उसका हाथ थामा और दोनों के बीच एक गहरा किस्सा वहीं से शुरू हो गया। अब केल के लिए ये गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ कैद का वक्त नहीं थी, ये वो सफर था जिसने उसे बदला, उसे मजबूत बनाया। थोड़ी देर बाद दोनों ने साथ मिलकर मजाक किया। सामने वाले शैतान बच्चों को प्रैंक कॉल करके पकड़वाया कि उनके घर में एडल्ट मूवीज चल रही हैं। एशली हंस रही थी, रॉनी मजे ले रहा था और केल पहली बार मुस्कान में सचमुच का सुकून महसूस कर रहा था। कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि कभी कभी सबसे डरावना चेहरा बिल्कुल हमारे बगल में छुपा होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।